नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जो कि आने वाले यूपीएससी सीएससी 2020 के मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ये एग्जामिनेशन जनवरी के महीने में होने वाला है। जो लोग जिनका यूपीएससी सीएससी 2020 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और जो लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्रैश कोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में अगर आपका आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट? क्योंकि पैटर्न काफ़ी सिमिलर है। खैर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन का। और इसमें ये पहले भाग में हम कुछ बेसिक डिज़ास्टर्स की बात करेंगे जो कि इस साल हमें देखने को मिले हैं। 2020 आपको मालूम है काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, स्पेशली अगर हम आपदाओं के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ी आपदा कोविड-19 और इसके अलावा भी साइक्लोन्स हुए, लोकस्ट अटैक हुआ, अर्बन फ्लडिंग हुई, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि हमें एक साथ देखने को मिली। इस वीडियो में हम इन सभी डिज़ास्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे, इसका स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आते हैं ये, एंड साथ ही में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ कि एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो यहाँ पे क्या कहती हैं रिगार्डिंग ऑल दीज डिज़ास्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार डायरेक्ट और सीधे सवाल आते हैं कि इस डिज़ास्टर को लेके एनडीएमए की क्या दिशा निर्देश क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की या फिर मेरे पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को प्लीज़ डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है विच गोज़ बाय द नेम ऑफ पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि 2021 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 या फिर उसके बाद 2022-23 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स है ये, राइट। इस वीडियो में एक बेसिक सा इंडेक्स आपके लिए, हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे: साइक्लोन, अर्बन फ्लडिंग और लोकस्ट अटैक। साइक्लोन आपको मालूम होगा इस साल इंडिया ने देखा एक सुपर साइक्लोन विद द नेम ऑफ अम्फन। ठीक है, बात करेंगे कैसे आते हैं साइक्लोन और सुपर साइक्लोन में क्या अंतर होता है, एनडीएमए के गाइडलाइंस रिगार्डिंग साइक्लोन क्या है। इसके बाद बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग के बारे में। अगर आपने कुछ ऐसे दृश्य देखे होंगे, कुछ ऐसी इमेजेस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, न्यूज़ चैनल्स ने बहुत कवर किया था, गुड़गांव के गुरुग्राम के जो बड़े बड़े अंडर ब्रिजेस बने हुए हैं, किस तरीके से वो डूब चुके थे। तो ये वाला जो टाइम था, इसमें बेसिकली अर्बनाइजेशन के कुछ वीक पॉइंट्स सामने आए थे और ये भी पता लगा था कि किस तरीके से शहरी इलाकों में जब बाढ़ आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर उसी चीज़ की एक केस स्टडी के हिसाब से कॉजेज़ की बात करेंगे और साथ ही में गाइडलाइंस की बात भी की जाएगी कि दिशा निर्देश एनडीएमए के द्वारा क्या दिए गए हैं। एंड फाइनली 2020 सॉ समथिंग वेरी वेरी यूनिक। लोकस्ट हर साल आते हैं, लेकिन इस साल लोकस्ट के द्वारा एक हमला हुआ था और इस हमले में भारत के कृषि क्षेत्र को बहुत भारी नुकसान हुआ था। पर्टिकुलरली राजस्थान, पर्टिकुलरली पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के आसपास के इलाके, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जो कृषक हैं, जो कृषक क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और लोकस्ट अटैक की जब हम डिस्कशन करेंगे आपको ये भी जान के काफ़ी हैरानी होगी कि इसमें काफ़ी बड़ा रोल जो है वो असल में ह्यूमंस का है, कि लोकस्ट अटैक के पीछे भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का बहुत ही बड़ा भूमिका है, जिसकी वजह से हमें इस साल इतना खतरनाक अटैक देखने को मिला था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइक्लोन अम्फन की। Recently cyclone Amphan wreaked havoc in the eastern coastal state of West Bengal and Odisha of India. आपको मालूम होगा कि जब भी साइक्लोन्स आते हैं भारत में, साइक्लोन्स के कुछ पर्टिकुलर सीजन्स हैं। 2 इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं जब भारत में साइक्लोन्स आते हैं, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, और हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं ये मेनली अफेक्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली स्टेट यहाँ पे ओडिशा होती है। हर साल, साल भर साल कहूँगा, ओडिशा में हमें ऐसे
डिज़ास्टर्स, ऐसी आपदाएं बहुत बार देखने को मिलती हैं। लेकिन इस साल खास बात क्या थी कि वेस्ट बंगाल के भी कई सारे तटीय इलाकों में हमें इस साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिला था, जो कि चिंता की विषय इसलिए बन जाता है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। ओडिशा में क्या होता है कि ओडिशा में हर साल आते हैं, ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर ओडिशा साइक्लोन्स को फेस करता आया है, जिसकी वजह से ओडिशा को मालूम है कि जब साइक्लोन आएगा तो हमारा जवाब क्या होगा, हमें किस तरीके से तत्पर रहना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम इस चीज़ का सामना करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो हर साल इस चीज़ को देखता आया है। लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग और वेस्ट बंगाल का प्रशासन, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि अगर साइक्लोन आता है तो किस तरीके से एक्सपीरियंस करना है, किस तरीके से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, तो वहाँ पर इसके चलते डिज़ास्टर का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। जब भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, इस चीज़ को याद रखिए, प्रिपेयर्डनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, आपका जो रेस्क्यू एफर्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली और मुश्किल हो जाते हैं। सो इसीलिए प्रिपेयर्डनेस होनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक वैश्विक उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं। इस साल सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है निकारागुआ के नाम से, वहाँ पर एक साइक्लोन आया और वहाँ पर उसने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, निकारागुआ पहले साइक्लोन्स को एक्सपीरियंस नहीं करता था, सो जिसकी वजह से लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से निकारागुआ में डैमेज काफ़ी बढ़ चुका। और लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में अगेन गलती निकारागुआ की नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर निकारागुआ को पहले ये प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब सडनली फेस करनी पड़ी है, जिसकी वजह से उसको ये डैमेज ज़्यादा सहना पड़ा है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर्स में हमेशा ऐड ऑन कर सकते हैं टू एड्रेस द फैक्ट कि प्रिपेयर्डनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सुपर साइक्लोन अम्फन की बात करें तो ये सुपर साइक्लोन अम्फन बे ऑफ बंगाल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक सुपर साइक्लोन फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर साइक्लोन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होनी होती है तो असल में उसका जो शुरुआत है वो एक डिप्रेशन से होता है। डिप्रेशन का मतलब क्या है, लो प्रेशर। डिप्रेशन में अगर लो प्रेशर और कम हो जाए तो वो डीप डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अगर ये डीप डिप्रेशन में प्रेशर और कम हो जाए तो वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। अब उसमें प्रेशर और कम होता जाता है जैसे जैसे, तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और फाइनली सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ से नीचे से ऊपर आते हैं तो बेसिकली आपका प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर और कम हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं, आपकी वेलोसिटी या फिर जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कम प्रेशर की वजह से आपकी जो विंड है, जो आपका चक्रवात है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सो दिस इज़ द मेन आइडिया ओवर हियर, जो आपको समझना होगा किस तरीके से डिप्रेशन से बढ़ते बढ़ाते ये स्टॉर्म्स सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक पहुंच जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो सुपर साइक्लोन है ये बेसिकली कैटेगराइजेशन होती है इस आधार पे कि अगर उसकी जो स्पीड है ये 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी, उस केस में हम उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का टाइटल देंगे, उस केस में हम उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित कर देंगे, राइट। दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि बे ऑफ बंगाल में सुपर साइक्लोन देखने को मिला है, और इसीलिए सुपर साइक्लोन था, इसीलिए ओडिशा के साथ साथ वेस्ट बंगाल के राज्य को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। द रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ अम्फन is an indication of warming of Bay of Bengal, which registered the maximum surface temperatures of 32 to 34 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम होगा किसी भी साइक्लोन के आने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ जस्ट 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर हमें सरफेस टेम्परेचर इतना ज़्यादा देखने को मिला, 32 से 34 डिग्री का देखने को मिला, जिसकी वजह से जो आपका लो प्रेशर है वो और भी ज़्यादा कम हो गया। सो हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर इक्वल टू हाई वेलोसिटी, ठीक है। और अगेन यहाँ पर भी हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंसानों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वहीं पर हमारे ये इस तरह के साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। आप नीचे वाला ग्राफ भी देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है कि बिफोर अम्फन आपका जो टेम्परेचर था वो क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा था। अम्फन के आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो चुका था, यानी कि जब अम्फन निकल गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाना था, ठीक है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन सुपर साइक्लोन के बीच में अंतर आपको बता चुका हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिंपल है, ये वायलेंट स्टॉर्म्स होती हैं जो कि ओशंस के बीच में ओरिजिनेट करती हैं और ट्रॉपिकल एरियाज़ में ओरिजिनेट करती हैं। आपको मालूम होगा ये 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्रीज दोनों जो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में ओरिजिनेट करती हैं। क्लियर है? ये अगर तो मान लीजिए 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तभी जाके इनको साइक्लोन कहा जाता है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो मैप आपके सामने हमने दिखाया है, जो पहले वाले 2 क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पर कहीं पर भी साइक्लोन नाम नहीं लिया गया है। इसको डिप्रेशन कहा गया है और इसको डीप डिप्रेशन कहा गया है। लेकिन 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा जब स्पीड बढ़ जाती है तभी जाके साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म, सिवियर, वेरी सिवियर और उसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली विन विच विंड स्पीड्स एक्सीड्स 220 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी कि सुपर साइक्लोन एक तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं, बस केवल विंड स्पीड का फ़र्क होता है। अगर बात करें क्या क्या कंडीशंस हैं, सो देखिए ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि साइक्लोन फॉर्मेशन के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, और इसमें भी हम आपको जो यहाँ पे दिखा रहे हैं एक सिंपल इमेज के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस जिसके चलते साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। देखिए सबसे पहले सन यानी कि हाई टेम्परेचर आपको एटमॉस्फेयर से मिला, जिसकी वजह से क्या गर्म हुआ, आपका जो समुद्र का पानी है वो गर्म हुआ। सो ये आपका यहाँ पे हाई टेम्परेचर ट्रांसलेट हुआ और यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर देखने को मिल गया। ओशन टेम्परेचर कम से कम न्यूनतम 27 डिग्री होना चाहिए। जब एक बार ये हो गया तो यहाँ पर वार्म ओशन इवेपोरेट्स एंड राइजेस थ्रू द एयर। धीरे धीरे आपका जो वार्म ओशन है ये इवेपोरेट होता है और राइज करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये राइज करना शुरू करता है, अब अगर ऊपर से इसको कोई दबाव नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो दबाव है वो बहुत ही कम है, तो इस केस में ये राइज करता रहेगा। जब ये राइज करता रहेगा लो विंड शेयर अलाउज दीज क्लाउड्स टू टावर, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाती है साइक्लोन की आँख। ठीक है, और साइक्लोन की आँख में आपके बन जाते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि इस तरीके के होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड्स, जिसकी वजह से आपकी बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एयर रशेज क्रिएटिंग द विंड्स, इधर से आपकी जो आंधी है वो तो आती ही है। सो धीरे धीरे ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये मूव करना शुरू करता है टूवर्ड्स द कोस्ट। यहाँ पे आपका कोस्ट है तो ये कोस्ट तक पहुँच जाता है और आपकी बारिश वहाँ पे होती है, और आंधी के साथ साथ तूफान के साथ साथ बारिश भी देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये 3-4 चीज़ें हैं। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो विंड शेयर होना चाहिए कि कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, उसके बाद आपकी एयर का राइज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पे विंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब कारण है जिसकी वजह से आपके साइक्लोन्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और भारत की बात करें तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है लगभग 7516 किलोमीटर्स की है, जिसमें से 5700 किलोमीटर्स डायरेक्टली प्रोन है टू साइक्लोन्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, जिसमें 8% ऑफ द कंट्रीज एरिया बेसिकली और 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन ये 13 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ में रहती हैं, जिसकी वजह से वो साइक्लोन जैसी आपदाओं को लेके काफ़ी बड़ा जोखिम झेल रही हैं। फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया मैंने कि साल में 2 बार होता है जब भारत में हमें बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है मई से जून का सीज़न और एक होता है अक्टूबर से नवंबर का सीज़न। ठीक है, अब ये सब चीज़ें देखिए, अब हमने आपको बेसिक्स बताए हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, सुपर साइक्लोन्स क्या होते हैं, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और भारत में बेसिकली वनरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहती है और इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन रखता है। अब हम फाइनली जो बात करने वाले हैं, तो अभी तक जो बात कर रहे थे वो मेनली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं कि साइक्लोन मैनेजमेंट को लेके, चक्रवात प्रबंधन को लेके भारत ने क्या क्या किया है। सो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो इन इंडिया जो NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो हमारी केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग नेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, कि केंद्रीय स्तर पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स, और इन्हीं दिशा निर्देशों को आगे जाके राज्यों को मानना पड़ता है। साथ ही में जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये नोडल एजेंसी बनाई गई है फॉर प्रोवाइडिंग साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज, सो दैट जब भी कहीं साइक्लोन आने की कोई संभावना होती है या फिर कोई साइंस, कोई सिग्नल नज़र आ रहे होते हैं, तो ये वहाँ के कम्युनिटीज़ को, वहाँ के लोगों को और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बताया जाएगा कि अब साइक्लोन आने वाला है, अब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर हम
बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करें तो देखिए ये जो 2 टेबल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर आप एज इट इज़ इन चीज़ों को लिख के आते हैं आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे कि साइक्लोन को लेके एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या क्या है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले तो आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है, जिसमें कि हमने ये 5 लिखे हैं, 1 2 3 4 5। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है, और फिर आता है ये तीसरा जिसमें कि हमने नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। 3 चीज़ें आपको बतानी है, दैट्स ऑल। स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप 5 चीज़ों में से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को कट शॉर्ट कर दें, लेकिन कम से कम 2-3 चीज़ें अगर आप बता देंगे तो आपका काम खत्म हो जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि हमें वार्निंग करने के जो सिस्टम्स हैं और भी बेहतर करने होंगे। ये नॉन स्ट्रक्चरल है, ठीक है, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर हम कोई नहीं बना रहे हैं। इसमें क्या है कि आपने वेदर स्टेशन जो है वो ऑटोमेटिक लगा दिए हैं, डॉपलर रेडार्स बेहतर लगा लिए हैं, हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर्स, ओशियन बॉयज़, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कब साइक्लोन आने वाला है। कम्युनिकेशन और डिसेमिनेशन सिस्टम, यदि मान लीजिए आईएमडी को मालूम पड़ चुका है कि अब एक चक्रवात आने वाला है, तो अब इस कम्युनिकेशन और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, इस पर्टिकुलर सूचना को वो जनता तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारा जो सेलुलर नेटवर्क है वो बेहतर होना चाहिए, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम अच्छे होने चाहिए, टर्मिनल्स अच्छे होने चाहिए, कोस्टल जोन्स की मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग फॉर लोकेटिंग कम्युनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेफर एरियाज, मैंग्रोव शेल्टर्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, प्रिजर्वेशन उनकी करनी ज़रूरी है बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ रूल्स। अगेन बना कुछ भी नहीं रहे हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, वार्निंग सिस्टम, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना, जानकारी को पहुंचाना और जागरूकता फैलाना, ये सब चीज़ें हैं जो कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की श्रेणी में फॉल करती हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चरल मेजर्स की, तो इस केस में ज़रूरत है कि हम एक एडिक्वेट नंबर ऑफ शेल्टर्स बनाएं, एडिक्वेट नंबर ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं, स्कूल बिल्डिंग्स बनाएं, सो दैट मान लीजिए जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से हमें लोगों को इवैक्यूएट करना है, तो उनको कहीं तो लेकर जाएंगे ही, तो उनको हम लेकर जा सकते हैं कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूल बिल्डिंग्स में, कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, वहाँ पर भी उनको पनाह मिल सकती है, नंबर ऑफ शेल्टर्स में भी उनको वहाँ पर रखा जा सकता है। एटलीस्ट 1 ऑल वेदर लिंक रोड, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया है जो अफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर आप इवैक्यूएशन कर रहे हैं, सो ये दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत है कि आप कम से कम एक ऑल वेदर लिंक रोड ज़रूर तैयार करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलाइन एम्बैंकमेंट्स, इन सब चीज़ों के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा रोक सकते हैं। और फाइनली बात करते हैं नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट की, NCRMP। गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ, जो विश्व बैंक है उसके सहयोग के साथ 300 मिलियन का सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लागू करने वाली है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, हम इनको और किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो भारत की वल्नरेबिलिटी है, जो हमारी रिस्क है, वो यहाँ पे कम हो सके, स्पेशली जो इलाके जहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। दैट्स ऑल। ये मेरे को बोलने में टाइम लगा, लेकिन आपको लिखने में समय नहीं लगेगा। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स और आपका NCRMP, दैट्स ऑल। इतना ही आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग। सो बेसिकली शहरी इलाकों में बाढ़ आना इज कॉल्ड एज अर्बन फ्लडिंग। और इस साल ये चर्चा में इसलिए था बिकॉज आपको ध्यान होगा मुंबई में भी काफ़ी बड़े फ्लड्स आए थे, और उसके बाद गुरुग्राम का उदाहरण तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। सो मुंबई में जब इस बार फ्लड्स आए थे, तो इस बार जो मुंबई के CM हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिल करके, सो बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने आपसी सहयोग करके एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम तैयार किया है मुंबई के लिए, जिसका नाम है आई फ्लोज मुंबई। आप चाहें तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी जाके देख सकते हैं, मैंने स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे खुद से बनाई है। आई फ्लोज मुंबई क्या चीज़ है, अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहें या फिर अगर 2 शब्दों में कहना चाहें तो बेसिकली ये है टेक्नोलॉजी प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट, 2 चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी आपका किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इसमें आप क्या करेंगे, सो अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर फ्लडिंग, स्पेशली जब बारिश बहुत आती है। आपको मालूम होगा मुंबई के कई सारे इलाकों में बारिश तो सालों से आ रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़ रहा है, उसके चलते जो पानी के निकलने की स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं है।
ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अलर्ट्स दिए जाएंगे ऑन रेनफॉल फॉर्मेशन, टाइड लेवल्स, स्टॉर्म सर्ज फॉर लो लाइंग एरियाज एंटिसिपेटेड टू बी अफेक्टेड। सो जहाँ पर एंटिसिपेशन होगी कि इन एरियाज में प्रभाव हो सकता है, वहाँ पर टाइड लेवल्स को लेके रेनफॉल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी, स्टॉर्म सर्ज की कुछ आ तो नहीं रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान दिया गया है बाय मेजरिंग रेनफॉल एंड हाउ मच वाटर टू बी ड्रेन्ड आउट, टोपोग्राफी, लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, लेक्स, क्रीक्स वगैरह वगैरह हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। डेटा ऑन रिवर बैथीमेट्री, कितनी गहराई है, कितनी गहराई पहले थी, कितनी गहराई आज है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। दिस इज़ बेसिकली आई फ्लोज मुंबई। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आई फ्लोज मुंबई क्या है और इसको लेकर के बेसिकली क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुंबई को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई फ्लोज मुंबई में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, डिसेमिनेशन मॉड्यूल, रिस्क मॉड्यूल, वल्नरेबिलिटी मॉड्यूल, इनंडेशन मॉड्यूल, फ्लड मॉड्यूल, डेटा असिमुलेशन मॉड्यूल। सो एज सिंपल एज दैट, एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मेल है जो कि आई फ्लोज मुंबई में करवाया गया है। खैर, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अर्बन फ्लडिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में। सो अर्बन फ्लडिंग इज बेसिकली द इनंडेशन ऑफ प्रॉपर्टी in a built environment, particularly in densely populated urban areas caused by intense rainfall। डेफिनेशन को देखिए, घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। दो चीज़ें हैं, कॉज और आउटकम। इन दो चीज़ों को समझ लीजिए, आपको आपकी डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। कॉज और आउटकम। कॉज क्या है? इंटेंस रेनफॉल। ऑब्वियसली बाढ़ आई है तो इंटेंस रेनफॉल से ही हुआ होगा, ठीक है। आउटकम क्या है? इनंडेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इनंडेशन यानी कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं उनका डूब जाना। सो ये आपका कॉज है, ठीक है, और ये हो गया आपका आउटकम। लेकिन कहाँ पे होना? इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। ये आपका वेयर है या फिर ये आपका लोकेशन है, दैट्स ऑल। अर्बन फ्लडिंग में एक आपको कॉज देना है, आउटकम देना है और एक लोकेशन देना है कि अगर जो डेंसली पॉपुलेटेड शहरी इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यदि भारी बारिश की वजह से इनंडेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, उसको कहा जाता है अर्बन फ्लडिंग। सो बेसिकली अर्बन फ्लडिंग में हो क्या रहा है? अब जब शहर बनाए गए थे तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुंबई में क्या हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम तो बनाए थे, लेकिन जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से हमारी शहरों की आबादी बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जितना इनपुट है, ठीक है, उतना आउटपुट नहीं है। इनपुट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट। रादर मैं कहना चाहूँगा इनपुट इज़ नॉट ओनली ग्रेटर देन आउटपुट, इनपुट इज़ मच मच ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो पानी तो पहले भी आता था, लेकिन क्योंकि आज आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि आउटपुट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है। इट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग। रूरल फ्लडिंग से इसको मैच करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से जो आपका बेसिकली पानी जितना ड्रेनेज सिस्टम्स के थ्रू फ्लो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो कॉन्सिक्वेंटली फ्लडिंग अकर्स वेरी क्विकली ड्यू टू फास्टर फ्लो टाइम्स, समटाइम्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। क्लियर है? फैक्टर्स क्या क्या हैं? बहुत ही अच्छा सवाल बनता है अर्बन फ्लडिंग का। आपको याद करवाना चाहूँगा, यदि आप लोग कुछ पुराने सालों से अपीयर करते आए हैं या फिर यदि आपने यूपीएससी के पुराने सालों के पेपर्स देखे होंगे, 2016 का GS1 और GS3 का पेपर जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोनों ही पेपर्स में यूपीएससी ने एक ही साल में दोनों पेपर्स में अर्बन फ्लडिंग को लेके सवाल पूछे थे। सो यदि इस साल भी अर्बन फ्लडिंग का टॉपिक न्यूज़ में रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि इसको लेके सवाल पूछा जाएगा। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ 3 तरह के हैं, मीटेरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। जब हम मीटेरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इनको हम नेचुरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, लेकिन नीचे वाले आपके हो जाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। पहले मैं ह्यूमन फैक्टर्स की बात करना चाहूँगा। सो जैसा कि मैंने बताया कि जब आबादी बढ़ने लगती है, सो बेसिकली उसकी वजह से आपका जो इनपुट है वो आउटपुट को एक्सीड कर जाता है। सो ह्यूमन फैक्टर्स में आप समझ लीजिए लैंड यूज़ के बदलाव होना। लैंड यूज़ के बदलाव होना यानी कि जहाँ पे एक टाइम पे खाली एरिया था, वहाँ पे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब जितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्या उसी पैमाने पे, क्या उसी स्तर पे आपको यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बढ़ता हुआ दिखा है या नहीं? एनक्रोचमेंट ऑफ द फ्लड प्लेन्स। नदियों के साइड में फ्लड प्लेन्स होते हैं। यदि नदी का जो पानी का लेवल है वो क्रॉस हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा पानी फ्लड प्लेन्स में आके बैठने लग जाता है। लेकिन आज कई सारे रियल एस्टेट जो जायंट्स हैं, उन्होंने फ्लड प्लेन्स के एरियाज़ को एक्वायर करके वहाँ की ज़मीन को पक्का करके वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी करनी शुरू कर दी हैं।
नॉन मेंटेनेंस ऑफ फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें उसी के साथ आती हैं कि ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तो किया लेकिन हम उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे। क्लाइमेट चेंज है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से आपको कई बार ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स लोकेटेड। सो कभी कभार क्या होता है, अब जैसे इस बार हमें हैदराबाद में देखने को मिला था। हैदराबाद का जो इस बार अर्बन फ्लडिंग आई थी, आपको मालूम होगा तेलंगाना के बहुत सारे इलाकों में, हैदराबाद के आसपास के कई सारे इलाकों में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो वहाँ पर जो पानी निकाला गया, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स हुआ, उसके चलते हुआ था। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जब आप जो सॉलिड वेस्ट है उसका गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस केस में आपको जो है आपका गंदा जो कचरा है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी रिलीज़ नहीं हो पाता। और ये सब फैक्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी अर्बन फ्लडिंग। इसके अलावा बात करें मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स की और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो नेचुरल फैक्टर्स हैं। मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? साइक्लोन आना, भारी बारिश आना, छोटे लेवल पे तूफान आना, क्लाउड बर्स्ट होना, बर्स्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स होना, ये सभी चीज़ें आपकी मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स में फॉल करती हैं। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? नदियों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रन ऑफ्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ वाटरशेड सडनली। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, एक नदी है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि सडनली आपका यहाँ पे कोई शहर लाया करता था, ठीक है, यहाँ पे कोई शहर लाया करता है, सडनली इन ट्रिब्यूटरीज में पानी एकदम से बढ़ गया, तो यहाँ पर एकदम से आपका इस शहर में बाढ़ आएगी, ठीक है। उसके बाद हाई टाइड इम्पीडिंग ड्रेनेज, इसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे चेन्नई की बात करते हैं तो सडनली आपके हाई टाइड्स आ गए। प्रेजेंस ऑफ इम्परवियस या इम्परमिएबल कवर, आपका जो मिट्टी का कवर है वो इम्परमिएबल है, यानी कि पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है। या फिर हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल्स हो गए, तो हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल्स हो गए, ये आगे जाके कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू द मीटरोलॉजिकल फैक्टर, ज़्यादा बारिश होगी। लो नेचुरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन रेट, एब्सेंस ऑफ ओवर बैंक फ्लो चैनल नेटवर्क, हर तरह की चीज़ है। आप यहाँ पे आपको सब चीज़ें नहीं लिखनी है, पॉसिबल नहीं है। 150 से 200 वर्ड के आंसर में आपको तो केवल ये दोनों हेडिंग्स लिखनी ज़रूरी हैं कि ये नेचुरल फैक्टर्स में फॉल करता है और ये ह्यूमन फैक्टर्स में फॉल करता है। और मीटरोलॉजिकल में 2-3 बता दीजिए, इसमें 2-3 बताइए, इसमें भी 2-3 बताइए, आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। फाइनली बात करते हैं एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है। सो जैसे हमने बात की थी साइक्लोन्स में स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है ये देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, ये क्या होगा? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। क्रिएट अ नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग, डेवलपिंग लोकल नेटवर्क्स फॉर रियल टाइम रेनफॉल डेटा कलेक्शन, सब डिवाइड सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड्स फॉर फोरकास्टिंग रेनफॉल, ठीक है। ये आपके हो गए अर्ली वार्निंग सिस्टम। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, ये क्या हुआ? ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल मेजर। यहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में आप क्या कर रहे हैं? आप चेतावनी देने के जो प्रणालियाँ हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं, जो सूचना पहुँचाने की प्रणालियाँ हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर में आप डिज़ाइनिंग को बेहतर करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, अर्बन सिस्टम जो बनाए गए हैं ड्रेनेज सिस्टम उनको और बेहतर करना चाहते हैं। और वाटरशेड बेस्ड एंड वार्ड बेस्ड इन्वेंट्री, ठीक है, प्री मानसून डीसिल्टिंग ऑफ ऑल मेजर डैम्स करो, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेन गार्डन्स होना चाहिए। अर्बन फ्लड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका हो गया। जैसे आपका यहाँ पर था, देखिए तीसरी चीज़ हमने क्या बोली थी? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, वैसे ही यहाँ पर जो आपकी तीसरी चीज़ है ये है अर्बन फ्लड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी हो गई एक तरह की स्कीम। सो इसमें क्या है? नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल डेटाबेस फॉर मैपिंग एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डैमेज एरियाज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। और ऑब्वियसली आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन और डॉक्यूमेंटेशन करना तो अनिवार्य है ही है, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हैं जो कि आपको बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्बन फ्लडिंग। बात खत्म, इतने में आपका दूसरा डिजास्टर खत्म हो जाता है। फाइनली हम बात करने वाले हैं तीसरे और आखिरी डिजास्टर की, जो कि इस साल मैंने आपको बताया बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से देखने को मिला, दैट इज़ दी लोकस्ट अटैक। और लोकस्ट अटैक की सबसे ख़राब बात ये थी कि इसमें केवल एक राज्य नहीं, कई सारे राज्यों के बहुत सारे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। बात करेंगे क्या होते हैं, क्यों आते हैं और इस साल ज़्यादा क्यों आए थे। सो इस साल जो चर्चा में था, वाई इन न्यूज़ आप देख सकते हैं, स्वार्म्स ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन्वेडेड वास्ट स्वेथ्स ऑफ लैंड इन वेरियस इंडियन स्टेट्स विच एंटर्ड वाया पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। सो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, जो हमारे गुजरात के बिल्कुल साथ में लगता है, सिंध प्रोविंस की राजधानी कराची है,
सो वहाँ पर से ये लोग पहले पाकिस्तान में आए, अफ्रीका से पहले पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के बाद ये राजस्थान में एंट्री करते हैं। राजस्थान के बाद ये यूपी, पंजाब, हरियाणा के कई सारे खेतों को बर्बाद करते हैं। द करंट अटैक इज सेड टू बी द वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट अटैक इन द पास्ट 26 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डेजर्ट लोकस्ट होते क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, जो ये आप देख सकते हैं इतने सारे छोटे छोटे ये इसको हम मच्छर भी नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम मक्खी भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों से ये बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको हम पक्षी कह सकें। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग इन द मिडल। ये बेसिकली ग्रास हॉपर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उड़ते हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ग्रास हॉपर्स। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 90 दिन का ही होता है। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली जो एरिड डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका हैं, जो कि हम सहारा की बात करते हैं, अगर हम अफ्रीका का मैप ड्रॉ करें तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अफ्रीका जो है ना, यहाँ पर ये आपका जो सेमी एरिड और एरिड डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, द नियर ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया दैट रिसीव लेस दैन 200 mm रेनफॉल एनुअली, ये उन इलाकों में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बाद बीच में डेजर्ट्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद जो ये वाला आपका एरिया है, ठीक है, वेस्ट एशिया वाला, यहाँ पर भी आपको जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मोस्टली यहीं पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। अब जब ये उड़ते हैं, ठीक है, तो एक साथ ही उड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिंगल उड़ते हैं, ये एक साथ ही उड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है स्वॉर्म। ठीक है, इसीलिए इसको लोकस्ट स्वॉर्म कहा जाता है, लोकस्ट अटैक, लोकस्ट स्वॉर्म कहा जाता है। एक स्वॉर्म में आप अंदाज़ा लगाइए कम से कम 40 से 80 मिलियन एडल्ट्स होते हैं इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, एंड दीज कैन फ्लाई एट 16 to 19 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो तो उसके हेल्प से ये एक दिन में 150 किलोमीटर्स की दूरी भी कवर कर लेते हैं। तो जब ये उड़ते हैं तो भारी संख्या में उड़ते हैं, भारी नंबर्स में उड़ते हैं और काफ़ी बड़ी दूरी भी कवर करने की क्षमता रखते हैं। इस साल रीज़न फॉर अटैक समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान में एंट्री ली और पाकिस्तान से इन्होंने एंट्री ली इनटू इंडिया। सो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली अफ्रीका के ड्राई एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब अगर आप देखें जो इंडियन ओशन डाइपोल है, इस कॉन्सेप्ट को आपने सुना होगा। इंडियन ओशन डाइपोल के केस में क्या होता है, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ये हाई टेम्परेचर महसूस करती है। हाई टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर, लो प्रेशर यानी कि हाई रेनफॉल। ठीक है, जब ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर महसूस करती है तो बारिश यहाँ पे एकदम से बढ़ जाती है। सो अब समझिए इस चीज़ को। डेजर्ट लोकस्ट यूजुअली ब्रीड इन द एरियाज ऑफ कंट्रीज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो हमने बनाया था, ओके, मैप डिलीट कर दिया। सो ये वाला जो हमने दिखाया है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये मोस्टली आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही ड्राई एरियाज़ हैं। अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से इंडियन ओशन डाइपोल और स्ट्रेंथन हो गई, वेस्टर्न इंडियन ओशन और वार्म हो गई। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर हुआ, बारिश ज़्यादा हो गई, हैवी रेन आई, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन थी वो एरिड एरियाज़ में और बढ़ गई, जिसकी वजह से जो डेजर्ट लोकस्ट थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि उनको बारिश मिली, उनको पानी मिला, तो वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो उनकी जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई सडनली। ये पहला कारण था। ये हमने आपको इसलिए बताया, ये बताने के लिए कि लोकस्ट अटैक के पीछे भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा रोल है। सो ग्लोबल वार्मिंग हुई जहाँ पे ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हुए, जिसकी वजह से आपके लोकस्ट सडनली बढ़ गए। नाउ इसके बाद बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन्स तो नेचुरली आते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स मेकुनु एंड लुबान, ये दोनों साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वेस्ट एशिया को अफेक्ट करने वाली साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, जिन्होंने ओमान और येमेन को अफेक्ट किया था, इन्होंने जो वहाँ के एम्प्टी डेजर्ट्स थे वहाँ पर बारिश लेकर आए अगेन, जिसकी वजह से आपकी लोकस्ट स्वॉर्म्स की जो ब्रीडिंग कैपेसिटी थी वो और बढ़ गई। सो पहला तो आपका इंडियन ओशन डाइपोल, दूसरा आपका हो गया साइक्लोन्स। अब ये दो चीज़ों की वजह से आपने क्या देखा कि लोकस्ट अटैक की संख्या एकदम से बढ़ गई। फिर विंड मूवमेंट आप जोड़ लीजिए, विंड मूवमेंट की वजह से ये सभी के सभी एक तरीके से ये आने लगे टूवर्ड्स द साउथ एशिया वाला साइड। अब अगर आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था साइक्लोन अम्फन की वजह से, सुपर साइक्लोन अम्फन की वजह से लो प्रेशर क्रिएट भी हुआ था। सो ये लोग भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे थे इनको, ठीक है, और वेस्टर्लीज भी थी, जो आंधियाँ थी
जो आप देख सकते हैं विंड मूवमेंट, ठीक है। सो ये 3-4 कारण इकट्ठे जब जुड़ गए तो ये सारे के सारे लोकस्ट बेसिकली जो आपके यहाँ पे रहते थे, ठीक है, ये लोग आने लगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद एंट्री कर गए इंडिया के अंदर। तो इस रूट को फॉलो करते हुए ये इंडिया तक पहुँच जाते हैं। क्लियर है बात? दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर अटैक। आपको इसमें अगर बताना हुआ तो इसमें क्लासिफिकेशन वैसा नहीं बनेगी जैसे अर्बन फ्लडिंग में थी कि नेचुरल फैक्टर्स और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इसमें क्लासिफिकेशन बनेगी इंडियन ओशन डाइपोल, साइक्लॉन्स, वेस्टर्लीज और साइक्लॉन अम्फन। ये 4 आपकी हेडिंग्स बननी चाहिए। क्लियर है बात? अब इसका अफेक्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली आपको मालूम है क्रॉप डैमेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू कि डेजर्ट लोकस्ट अटैक की वजह से कम 5 लाख हेक्टेयर के क्रॉप्स खत्म हो चुके हैं राजस्थान में। एलर्जीज़ भी होती हैं, कई सारे लोगों को एलर्जीज़ हुई हैं। इनफैक्ट जब लोकस्ट अटैक हुआ था तब कोविड-19 भी अपनी पीक पे था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ऐसी एलर्जीज़ का सामना करना पड़ा है। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। अब क्या हुआ कि लोकस्ट वार्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मलाथियन 96 और क्लोर पायरिफॉस को स्प्रे किया, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो लोकस्ट थे उनकी तो डेथ हुई, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसको अगर नॉर्मल लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको नौजिया यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस और मृत्यु भी हो सकती है। और साथ ही में इन्होंने सॉइल फर्टिलिटी को भी अफेक्ट किया बाय ऑल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। लोकस्ट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड द अर्बन वेजिटेशन एरियाज। एयर ट्रैवल को भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई तक भी चले जाते हैं कभी कभार। ये हालांकि एयर ट्रैवल का जो पॉइंट है ये हमने ज़्यादा इलेबोरेट इसलिए नहीं किया बिकॉज इसका कोई एग्जैक्ट अभी फ़िलहाल दिक्कत नहीं आई थी, बिकॉज एयर ट्रैवल अभी वैसे ही नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, जो पेस्टिसाइड्स हैं बेसिकली हेल्थ को और ह्यूमंस को और खेतों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, और इसका फिर आगे जाके नुकसान तो आप समझ सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो सब तो डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत ने, इसको जान लीजिए। सबसे पहले तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती है, इनका यहाँ पे जिम्मेवारी होती है निगरानी रखने की, सर्वेक्षण करने की और नियंत्रण करने की ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट इन द शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज। सो ये हमने बनाई है, ये वाला हमारा संगठन बना हुआ है मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के तहत। इसके बाद हमने जब ये सडनली अटैक हुआ था, हमला हुआ था, तो कम से कम 200 से भी ज़्यादा लोकस्ट सर्कल ऑफिसेज बनाए गए थे, जिसमें जो जिला प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए सर्वेस को कंडक्ट किया, ऑपरेशंस को कंट्रोल किया। द कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोक्योरिंग पेस्टिसाइड स्प्रेयर्स फ्रॉम यूके, जो यहाँ पे मलाथियन 96 है और क्लोर पायरिफॉस है, ये दोनों को प्रोक्योर किया गया था फ्रॉम यूके और आज भी प्रोक्योरमेंट चल रही है। इसके बाद रेगुलर कोऑर्डिनेशन विद साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान एज टू वेयर द लोकस्ट अटैक्स आर कॉमन, ये भी यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। सो ये सब कदम हैं जो हमने उठाए हैं विद रिस्पेक्ट टू द लोकस्ट अटैक्स। और इसमें अगेन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इंडिया हैज़ टेकन विद रिस्पेक्ट टू लोकस्ट अटैक्स। तो आपका पूरा का पूरा आंसर हमने आपको प्रिपेयर करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट के पहले सेट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो कवर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, थोड़े से कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।